बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑसिलेशंस हम इस चैप्टर की पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों ने वेव्स के बारे में स्टडी करनी है। जैसा कि हम अपनी पुरानी क्लासेस में से जानते हैं कि वेव बेसिकली क्या है, किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस है ये, जो कि एनर्जी और मोमेंटम को तो ट्रांसफ़र करती है मगर मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। तो बचपन से ये डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव क्या है? वेव इज अ डिस्टरबेंस, ये एक डिस्टरबेंस का नाम है। डिस्टरबेंस इन अ मीडियम विच ट्रांसफर्स एनर्जी, विच ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम। ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू भी है कि वेव किन किन चीज़ों को ट्रांसफ़र करती है। एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन रीजन ऑफ स्पेस टू अनदर, फ्रॉम वन रीजन ऑफ स्पेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करती है। दो दो चीज़ों को ट्रांसफर करती है, याद रखिएगा, एनर्जी को और मोमेंटम को ट्रांसफर करती है। और ये है क्या है? किसी भी मीडियम में एक डिस्टरबेंस का नाम होता है। जिसे रस्सी को जब हम वाइब्रेट करवाते हैं एक एंड से, तो रस्सी के अंदर जो डिस्टरबेंस पैदा होती है, आप देखते हैं उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो वेव होती है। स्प्रिंग, स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर भी हम वेव्स प्रोड्यूस करवा लेते हैं। आप किसी पानी किस जगह पे खड़ा हुआ है, पानी के तालाब में पत्थर फेंके तो पानी भी वहां पे डांस करना शुरू कर देता है, तो वो बेसिकली वेव ही है। अभी डिटेल में इनको देखेंगे भी। याद रखिएगा, वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट मैटर। ये मैटर को कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं करती, ये जस्ट उस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाती हैं और उस मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा के एनर्जी वगैरह को आगे ट्रांसफर करते हैं। पार्टिकल वेव के केस में पार्टिकल कभी भी अपनी जगह छोड़ के आगे पीछे नहीं जाते, बल्कि अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं बस। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वेव जिस मीडियम में प्रोड्यूस हो रही है, उसके पार्टिकल्स जो है वो, यानी वो पार्टिकल मैटर ही है ना, वो मैटर कभी भी आगे नहीं जाती, वो ट्रांसपोर्ट नहीं होती। तो सबसे पहले अगर हम वेव्स को देखें तो बच्चों, हम सबसे पहले यहां पर जो चीज को डिस्कस करेंगे वो है वेव्स की टाइप्स। वो क्या है? वेव्स की टाइप्स। टाइप्स ऑफ वेव्स। अगर हम वेव्स की टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो टाइप आती है, डेट इज मैकेनिकल वेव। हम इसकी तीन टाइप्स को स्टडी किया करेंगे अभी यहां पे। सबसे पहले नंबर पे हमने डिस्कस करनी है मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? अब छोटे छोटे ये पॉइंट्स हैं मैकेनिकल वेव्स में। पहला पॉइंट ये है, वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। ऐसी वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। ऐसी वेव्स जो अपनी प्रोपागेशन के लिए, वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन, ऐसी वेव्स जिनको अपनी प्रोपागेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा बच्चों, इस मैकेनिकल वेव में क्या होता है? जब भी मैकेनिकल वेव किसी मीडियम में प्रोड्यूस होती हैं तो हम ये कहते हैं दीज वेव्स प्रोड्यूस ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ, दीज वेव्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। जिस मटेरियल में, जिस मैटर में ये प्रोड्यूस होती हैं, उस मटेरियल के पार्टिकल्स की ऑसिलेशंस की वजह से ये प्रोड्यूस होती हैं। क्योंकि मीडियम में प्रोड्यूस हो रही हैं, तो मीडियम के अंदर मटेरियल के पार्टिकल्स की ऑसिलेशंस की वजह से ये प्रोड्यूस होती हैं। इसकी एग्जांपल में हम वाटर वेव्स की बात करते हैं। वाटर वेव्स के अलावा स्प्रिंग के अंदर, स्लिंकी स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग के अंदर जो हम वेव्स प्रोड्यूस करवाते हैं। रस्सी जो है वो भी एक मीडियम है, रस्सी के अंदर भी वेव्स प्रोड्यूस करवाते हैं। इसके अलावा हम साउंड वेव्स के बारे में कहते हैं। साउंड वेव्स, साउंड जो है वो भी अपनी प्रोपागेशन के लिए उसको मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है जी, साउंड वेव्स हो गई, अल्ट्रासाउंड वेव्स हो गई, तो ये तमाम इंफ्रासोनिक, ठीक है जी, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, याद रखिएगा बच्चों, मैकेनिकल वेव्स सिर्फ उस मीडियम में प्रोड्यूस होती हैं
द मीडियम विच हैज, ऐसे मीडियम में प्रोड्यूस होती हैं जिस मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया होता है। क्योंकि मटेरियल के पार्टिकल्स जब वो वाइब्रेट करते हैं तो अपनी जगह पे वापस भी तो आते हैं ना, तो ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ऑसिलेशन के अंदर आपको पता है, और उसके बाद इनर्शिया। तो इलास्टिसिटी और इनर्शिया जिस मटेरियल के अंदर होगा, सिर्फ उसी मीडियम के अंदर ये वाली वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये उस मीडियम की दो प्रॉपर्टीज हैं, ये भी एमसीक्यूज में आ जाती हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स अब जिस भी मीडियम में प्रोड्यूस होती हैं बच्चों, याद रखिएगा इन वेव्स की जो स्पीड होती है वैक्यूम में, अगर हम बात करें इन वैक्यूम, तो याद रखिएगा इन वैक्यूम स्पीड ऑफ द मैकेनिकल वेव्स इज जीरो। स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव्स इज जीरो। वजह ऐसा क्यों है, सोचें, उतनी देर में नाम लिख लूं। स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव्स इज जीरो। भाई उसकी सिंपल सी वजह यह है क्योंकि देखें ये वाली वेव्स को अपनी प्रोपागेशन के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अब वैक्यूम के अंदर तो मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये प्रोड्यूस ही नहीं होनी। तो जब ये प्रोड्यूस ही नहीं होनी तो इनकी स्पीड खे होनी है, तो स्पीड इज जीरो। ठीक है जी, इन वैक्यूम स्पीड ऑफ द मैकेनिकल वेव्स इज जीरो। उसके बाद बच्चों इन मैकेनिकल वेव्स की स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट ई डिवाइडेड बाय रो, ई डिवाइडेड बाय रो। और एक फार्मूला हम इसका आमतौर पे ये भी पढ़ते होते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय m प्राइम। m प्राइम बोलते हैं बेसिकली यहां पे मास पर यूनिट लेंथ को। ये जो फार्मूला है, ये जो स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला है, ये हम यूज करते हैं बच्चों इन केस ऑफ साउंड वेव्स। अभी आगे हम साउंड वेव्स को बड़ी डिटेल में देखेंगे, जबकि ये हम यूज करते हैं इन केस ऑफ स्ट्रिंग। यहां पर जो m होता है, याद रखिएगा, दिस m इज mass per unit length, this m is mass per unit length of the string। ये mass per unit length of the string होता है, और f यहां पे टेंशन इन द स्ट्रिंग होती है। इसी तरह यहां पर e जो होती है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम है। e क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम है, जिस मीडियम में साउंड को प्रोड्यूस करवाया गया। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी, ये देखिए यहां से पता चल रहा है कि ये मटेरियल की इलास्टिसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, और जब जारी बात है मैस या डेंसिटी आ गई है तो इनर्शिया तो आ जाएगा, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, इसके बाद बच्चों स्पीड के ये फार्मूलाज को हमने अभी आगे बड़ी डिटेल में पढ़ना है, अभी तो रफली पढ़े। फिर इसके बाद स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर वेव्स, जब भी अपना स्पीड ऑफ वाटर वेव्स v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी आप पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये फार्मूला यूज होता है बोथ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, तो ये वाला फार्मूला भी हम लोग बच्चों बड़ा पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा यहां पर ये जो फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसको आपने नहीं भूलना। इधर से एक एमसीक्यू यहां से बनता होता है, हम बचपन में पढ़ते थे एक एमसीक्यू, वो ये जब आप 10th क्लास में थे तो आप वाटर वेव्स को पढ़ते थे। इनको पढ़ते थे वाटर वेव्स को, जब आप रिपल टैंक में प्रोड्यूस करवाते थे। अब वो वाटर वेव्स क्योंकि मैकेनिकल वेव्स है, तो मैं चाहता हूं मैं यहीं पे बता दूं, जब ये वाटर वेव्स शैलो रीजन से, शैलो से डीप रीजन में एंटर होती थी, और जब ये वाटर वेव्स डीप रीजन से शैलो में एंटर होती थी, डीप से शैलो में एंटर होती थी। हम डीप रीजन को डेंजर बोल देते हैं, शैलो को रेयर बोल देते हैं, हम ये भी कहते हैं। ठीक है, तो चलें बताएं मुझे, जब ये शैलो से डीप रीजन में जाती थी तो क्या होता था। अब डीप बोलते थे ज्यादा गहरे पानी को, शैलो बोलते थे कम गहरे पानी को। तो शैलो में वेवलेंथ कम होती थी, तो डीप वाटर में वाटर की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा हो जाती है। तो जब शैलो से डीप में जाएगी तो ओवरऑल वेवलेंथ क्या कर जाती है, तो याद रखिएगा जब वाटर वेव डीप शैलो रीजन से डीप रीजन में जाती है तो वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है। और अगर हम कहते हैं कि यहां पे अब देखें डीप में वेवलेंथ ज्यादा थी, शैलो में वेवलेंथ कम, तो अगर वो डीप से शैलो में आती है तो याद रखिएगा उसकी वेवलेंथ क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इसका मतलब है वेवलेंथ इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। अब जब वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो आपको पता है कि v इज इक्वल टू है एफ लैम्डा, तो इस फार्मूले से हमें पता चल रहा है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जब वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी तो इसका मतलब है कि जो स्पीड है वो भी क्या कर जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज स्पीड इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज स्पीड डिक्रीज। ओके, स्पीड भी डिक्रीज कर जाएगी। मगर याद रखिएगा ये जो वाटर वेव्स हैं, ये जब हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं ये प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम वाइब्रेटर। जो वाइब्रेटर होता है वो वाइब्रेट कर रहा होता है उसमें,
तो वाइब्रेटर से ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन दोनों केसेस में जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहती है, सेम रहती है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन वाइब्रेटर। तो वाइब्रेटर तो अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता रहेगा और ये वाली वेव्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस होती रहेंगी। तो याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। वाटर वेव हो, वो लाइट वेव हो, वट एवर द वेव इज, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी जब वो मीडियम को चेंज करती है। तो जब भी वेव्स मीडियम को चेंज करती हैं फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। वेन एवर, मैं आगे लिख देता हूं, वेन एवर वेव चेंजेस द मीडियम, जब भी वेव अपने मीडियम को चेंज करती है तो बच्चों उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये वो बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या ख्याल है? अच्छा, अब देखें, हम शैलो की जगह पे, मैं भी आपको बता भी रहा था, हम शैलो की जगह पे ये भी लिख सकते हैं रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम, रेयर मीडियम। हम डीप की जगह पे लिख सकते हैं डेंजर मीडियम। तो चलें बताएं, जब मैकेनिकल वेव्स जो हैं जब ये एंटर होती हैं रेयर से डेंजर मीडियम में, तो जब ये रेयर टू डेंजर मीडियम एंटर होती है तो इनकी स्पीड और वेवलेंथ दोनों क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, मगर फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। इसी तरह जब ये डेंजर रीजन से, किसे, डेंजर रीजन से किस में आती हैं, रेयर मीडियम में, डेंजर से रेयर मीडियम में आते हैं, तो इनकी वेवलेंथ और स्पीड दोनों डिक्रीज कर जाती है, मगर फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। अच्छा, अभी हम मैकेनिकल वेव्स की ही बात कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों अब हम थोड़ी सी बात को मजीद आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर वो क्या है, देखें, ये जो आप मैकेनिकल वेव्स पढ़ते हैं ना, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स जो आप पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा बच्चों, इन मैकेनिकल वेव्स में क्योंकि साउंड वेव्स भी आती हैं। अब ये जो साउंड वेव्स है ना, बेसिकली मैकेनिकल वेव्स में कौन कौन आ रही हैं, साउंड वेव्स। अच्छा, जो साउंड वेव्स हैं ये बेसिकली तीन तरह की, जो हम साउंड वेव्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इनमें सबसे पहले नंबर पे बच्चों हम साउंड वेव्स में पढ़ते हैं ऑडिबल साउंड वेव्स। ऑडिबल साउंड ये तीन तरह की है, मैंने आपको बता दी है। इनमें से एक का नाम क्या है, ऑडिबल साउंड। अच्छा, ये दूसरी भी और ये तीसरी की लाइन। दूसरी वाली को हम बच्चों नाम देते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव्स। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है अल्ट्रासोनिक। नाम इनके मैंने आगे पीछे कर दिए, मगर हमें तो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए नाम में क्या रखा होगा। अच्छा, देखें, ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी, ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक होती हैं, हम उन साउंड्स को बच्चों क्या नाम देते हैं, ऑडिबल साउंड वेव्स का नाम देते हैं, सुनी जा सकने वाली आवाज। तो हमारा कान जिन आवाजों को सुन सकता है उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है और हमारे लिए ये कानों के लिए नहीं सुन सकते, हम इनको इनऑडिबल होती हैं, इनको हम इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। और ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है उनको भी हम क्या नाम देते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का नाम देते हैं। किनका नाम देते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का नाम देते हैं। अच्छा, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, अब देखें यहां पर एमसीक्यू क्या बन सकता है, इनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक की है, उससे कम आती है ऑडिबल की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किनकी होगी, इंफ्रासोनिक की होगी। अच्छा, अब ये स्पीड, तो वेवलेंथ भी इनमें से किसकी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसकी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो अगर मैं वेवलेंथ की बात करता हूं तो वेवलेंथ ऑफ इंफ्रासोनिक इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ऑडिबल, एंड सबसे कम वेवलेंथ इनमें से किसकी होगी, अल्ट्रा की होगी। अल्ट्रा वायलेट नहीं बोलना, अल्ट्रासोनिक। और अगर स्पीड की बात करूं तो याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों साउंड वेव्स हैं,
तो इनकी जो स्पीड होती है वो ऑडिबल की हो, वो इंफ्रा की हो, वो अल्ट्रा की हो, इनकी स्पीड सेम होती है। तो याद रखिएगा एक ही, अब देखें यहां पर बच्चे कहते हैं सर आपने तो कहा था फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, भाई वो मैंने ये भी लिखा था, इसलिए लिखा था कि जब मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी में तब्दीली नहीं आती। हां मगर एक ही मीडियम में, इन द सेम मीडियम अगर मीडियम ही एक हो तो बच्चों फिर अब की बार क्या होता है, एक ही मीडियम में वेव्स की स्पीड तो कांस्टेंट रहती है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी रहेंगी, मगर उस मीडियम में अब फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। v इक्वल टू एफ लैम्डा में देखें ना, v अगर कांस्टेंट हो तो f का लैम्डा के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। इसका मतलब जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इन द सेम मीडियम, इफ ऑल द वेव्स हैव द सेम स्पीड, then the wave with higher frequency will have lower wavelength and the wave with the low frequency has greater wavelength। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। तो एक ही मीडियम के अंदर, इन द सेम मीडियम, याद रखिएगा अगर वेव्स की स्पीड कांस्टेंट होगी तो फिर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि फॉर्मूले में v इक्वल टू एफ लैम्डा में अगर v कांस्टेंट हो गया इसका मतलब तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन बनना ही बनना है। क्या ख्याल? अच्छा, ये जो इंफ्रासोनिक होती हैं बच्चों, इसकी कोई एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं तो याद रखिएगा जो अर्थक्वेक वगैरह होता है, ठीक है जी, तो अर्थक्वेक में जो वेव्स बेसिकली जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन या बिलो 20 हर्ट्ज होती है। इसी तरह वॉल्केनिक इरप्शन में भी, ठीक है, ओशियन वेव्स के अंदर भी ये इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं। जो अल्ट्रासोनिक होती हैं आपको पता है ये बी जो बैट्स होते हैं, बस बैट्स नॉट ओनली डिटेक्ट बट आल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक्स। ये जो चमगादड़ जो होती है बच्चों, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है वो डिटेक्ट कर लेती होती है। हमारा जो कान है, इंसानों का कान, अगर इंसानों की बात करें, आप में से कोई कर रहे हैं तो आप खुद ही समझ लें फिर आगे, इंसानी कान जो है इनको अल्ट्रासोनिक्स को, ठीक है जी, डिटेक्ट नहीं कर सकता। ले जी, ये तो जनरल सी बातें थी इनके बारे में जो कि हमें पता होनी चाहिए थी। इसके बाद अब हम अगली बात को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं वेव्स में। दूसरी जो हम टाइप अभी तक हमने पढ़ी है मैकेनिकल वेव, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको हम ऑलरेडी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे पहला पॉइंट, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन, एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। ऐसी वेव्स जिनको अपनी प्रोपागेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, हम बच्चों उन वेव्स को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। और ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू परपेंडिकुलर oscillations of इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। अगर हम यहां पे वो एक्सिस बना लें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, ठीक है, तो अगर मैं आपको कहता हूं ये यहां पर, तो हमारा ये खैर टॉपिक नहीं है ये तो, मगर फिर भी देखें, अगर मैं कहता हूं जी यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, अगर हमारे पास एक्स एक्सिस से यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरेट करवाई हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेसिकली हम यहां से प्रोड्यूस करवा देते हैं जी एक्सिस से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर आ रही हो तो बच्चों देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस अगर मैं ऐसे शो करूं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इस एक्सिस के अलोंग है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है ये इसके एक्सिस के अलोंग है, तो देखें ये बेसिकली एक्स वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, एक्स और जी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये परपेंडिकुलर ऑसिलेशन से आप देखें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ये कॉम्बिनेशन जो आपको नजर आ रहा है, इस कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस से है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस से है, मैग्नेटिक फील्ड जी एक्सिस से है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है? वाई एक्सिस की डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है। तो खैर ये हम ये भी कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन को डिसाइड करते होते हैं। तो ये तो वो बातें हैं जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई हैं, मगर बस जस्ट हिंट के तौर पे आपको बताई जा रही है एमसीक्यूज के लिहाज से। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है, दीज वेव्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट।
ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। और स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला c इज इक्वल टू 1/√ε0 म्यू नोड। तो यहां पर परमिटिविटी और परमिएबिलिटी की वैल्यू पुट करें तो राउंड अबाउट करके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही आंसर आता है। तो याद रखिएगा जो स्पीड ऑफ लाइट है इसका फॉर्मूला √1/√ε0 म्यू नोड होता है और इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूं तो आप पढ़ते थे वो रमी वक्स जी के नाम से आप लोगों को याद रखवाया गया था कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, एक्स रेज, gamma rays, all these waves are electromagnetic radiations, all these rays are electromagnetic radiations हैं ये सारी के सारी। हीट वेव्स, ये जो इंफ्रारेड होती हैं इन्हीं को हम बेसिकली हीट वेव्स भी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी बच्चों कौन सी वेव्स होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और याद रखिएगा ये जो स्पीड है ये दीज वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। और याद रखिएगा इन वैक्यूम all electromagnetic waves, in vacuum all electromagnetic waves have same speed। all electromagnetic waves की जो स्पीड होती है वो सेम होती है और ये स्पीड किसके बराबर होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। ओके बच्चों, अच्छा जी। और अगर वैक्यूम या एयर के अलावा कोई और मीडियम हो तो याद रखिएगा जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक टॉपिक पढ़ते होते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये इसका फॉर्मूला था। तो अब आप देखें कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा तो ये वाली स्पीड भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। हम इस फॉर्मूले को सिंपली यूं भी लिखते होते थे n इज इक्वल टू c/v। तो देखें यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि n का v के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब है जब भी वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने से उस मीडियम में स्पीड भी चेंज हो जाती है। तो मीडियम जितना ज्यादा डेंजर होगा स्पीड उतनी कम होगी, मीडियम जितना कम डेंजर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट उसमें उतनी ज्यादा होगी। हम ये लाइट की बात कर रहे हैं। तो याद रखिए यहां से फिर हम एमसीक्यू भी बना लेते हैं कि जब भी लाइट वेव, जब भी कौन सी वेव? अब लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी डेंजर से रेयर मीडियम में जाती है, डेंजर टू रेयर, या बच्चों मैं कहता हूं रेयर टू डेंजर जाती है। अच्छा, अब दोनों बातें जरा गौर से सुनिएगा। जब कोई वेव रेयर टू डेंजर मीडियम जाती है तो याद, डेंजर टू रेयर मीडियम में जाती है तो डेंजर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हाई, रेयर का क्या होता है? लो। तो ओवरऑल एन की जो वैल्यू है बताएं वो क्या कर गई है? डिक्रीज की है। जब एन की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब है कि स्पीड क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो जब स्पीड इंक्रीज कर जाएगी तो वेवलेंथ भी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो लाइट वेव जब डेंजर से रेयर में जाती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है और वेवलेंथ भी इंक्रीज करती है, जबकि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है मीडियम के चेंज करने से। अच्छा, इसी तरह जब वो रेयर टू डेंजर आती है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का पहले रेयर से डेंजर में आई है तो अब इंक्रीज कर जाएगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर जाएगा तो स्पीड क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो स्पीड ऑफ द लाइट विल डिक्रीज। जब स्पीड डिक्रीज कर गई तो याद रखिएगा जो वेवलेंथ है वो भी क्या कर जाएगी? वो भी डिक्रीज कर जाएगी। तो लो बच्चों, इस तरीके से हम लोग यहां पे इन तमाम चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमने बातें पढ़ ली। क्या ख्याल है? और याद रखिएगा जिस भी वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है वो उस मीडियम में ज्यादा स्पीड से, ठीक है जी, डिस्टेंस मतलब ज्यादा स्पीड से ज्यादा वेवलेंथ कवर करती है। इसके बाद बच्चों हम तीसरे नंबर पे जब चलते हैं तो हमारे पास जो वेव की टाइप आती है उसका नाम है मैटर वेव। क्या नाम है? मैटर वेव्स। द थर्ड टाइप ऑफ द वेव इज मैटर वेव्स। इनको भी हम सेकेंड ईयर में, क्योंकि हमने सेकेंड ईयर की एमडी कैट पहले कवर की है,
हम सेकंड ईयर में इसमें भी पढ़ चुके हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर आपको याद हो तो वो मैटर वेव्स ही हैं। अच्छा देखें इसमें क्या कहता है, सबसे पहले नंबर पे तो याद रखिएगा वेव्स एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। ये ऐसी वेव्स होती हैं जो बच्चों पार्टिकल्स की मोशन के साथ एसोसिएट करती हैं, पार्टिकल्स की मोशन से एसोसिएट करती हैं। और याद रखिएगा इन वेव्स को सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया था, प्रोपोज्ड बाय, इन वेव्स को प्रपोज किया गया था, प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगले। और इसकी एग्जांपल में हम डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करते हैं। और इन मैटर वेव्स की वेवलेंथ निकालने का फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। फिर हम यहां पर ये भी कहते थे एम वी की जगह पे हम अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी को जब हम सोल्व करते थे अंडर रूट 2m, और तो ई वी ई यहां पे v पोटेंशियल डिफरेंस है। तो याद रखें इस फार्मूले में ये जो v था डेट इज पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि ये वाला जो v है डेट इज स्पीड या वेव वेलोसिटी। तो ये वेवलेंथ इनकी कैलकुलेट करने के फार्मूला से जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं बच्चों। इसके बाद अब ये तीनों टाइप्स के बाद जो मैकेनिकल वेव्स हैं, बेसिकली मैकेनिकल वेव्स में ही हम डिस्कस करते होते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स को। प्रोग्रेसिव वेव्स या इनका दूसरा नाम होता है ट्रैवलिंग वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स या इनका दूसरा नाम क्या है, ट्रैवलिंग वेव्स, या दूसरा नाम क्या है, ट्रैवलिंग वेव्स। ये दोनों वेव्स मतलब ये एक ही नाम की है मगर ये आती मैकेनिकल वेव्स में ही है, जिनमें हम मीडियम को डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों ये वेव्स दो तरह की देखी गई हैं। ये वेव्स की टाइप्स कितनी होती हैं, दो टाइप्स हैं इसकी। कितनी टाइप्स हैं इसकी, दो टाइप्स हैं। उनमें पहले नंबर पे आती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ये कितनी टाइप्स की हैं बच्चों, दो टाइप्स की। वन इज ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरे नंबर पे इनमें आती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ये दो वेव्स हैं बच्चों जिनकी टाइप्स हैं ये प्रोग्रेसिव वेव्स की दो टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अच्छा अब ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। ट्रांसवर्स का वर्ड, ट्रांसवर्स मीन इसका जो वर्ड है ये, इसका मतलब ही क्या होता है, परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर। तो नाम से पता चल रहा है ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। द टाइप ऑफ द वेव, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, टाइप ऑफ द वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू द प्रोपागेशन ऑफ वेव। प्रोपागेशन ऑफ वेव से मुराद है वेव का ट्रेवल करना, वेव का आगे बढ़ना। तो वेव की प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन जब होती है तो हम ऐसी वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। अगर मैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का दूसरा नाम कंप्रेशनल वेव है। दीज वेव्स आर कॉल्ड कंप्रेशनल वेव्स। These waves are also called pressure waves। इनका बच्चों एक और नाम भी क्या है, these waves are also called pressure waves। इनको हम pressure waves का भी नाम देते हैं, मगर ज्यादातर जो कॉमन चलता है वो हम longitudinal चलाते हैं। अब ये कौन सी वेव्स होती हैं, ऐसी वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। प्रोपागेशन का मतलब ट्रेवल करना, आगे बढ़ना। अभी मैं इधर एक डायग्राम बनाऊंगा, आप उसमें समझ जाएंगे। देखिए लेट्स सपोज मैं कहता हूं यार हमारे पास एक स्प्रिंग था और उस स्प्रिंग को हमने ऐसे नचाया कि वो स्प्रिंग बेचारा कुछ यूं डांस कर रहा है। ये देखें ऐसे ऐसे। अब आप सोच रहे हैं कि सर यहां पे स्प्रिंग तो है नहीं है। भाई एक मिनट हौसला कर लो। ये लो, एक स्प्रिंग को हम इस तरीके से वाइब्रेट करवाया कि वो स्प्रिंग में बच्चों इस तरह से वेव्स जनरेट हो गई।
अब जिस स्प्रिंग के अंदर ये वाली वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं इस तरीके से, ठीक है, तो याद रखिएगा जब स्प्रिंग को हम अप एंड डाउन वाइब्रेट करवाते हैं तभी ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो यहां से हमने स्प्रिंग को बांधा हुआ था सपोज करें किसी फिक्स सपोर्ट से, और यहां से अब हम इसको वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब हम इसको वाइब्रेट करवाते जाएंगे तो बच्चों ये वेव्स एक तो हमारे हाथ से दूर जा रही हैं, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो ये देखें, अच्छा पहले तो ये देखें जो पार्टिकल्स हैं इस स्प्रिंग के, जब ये लूप ऊपर को गया पार्टिकल अपवर्ड जाएंगे, पार्टिकल डाउनवर्ड, पार्टिकल जो इधर होंगे वो अप, पार्टिकल जो इधर होंगे डाउन, अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएंगे बल्कि अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। क्या ख्याल है, ऊपर नीचे इन्होंने अपनी ही जगह के क्या करना है, वाइब्रेट करना है। जबकि वेव जो है, अगर आप वेव की बात करें तो वेव तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करके जाती जा रही। तो अगर मैं यहां पर ऐसे बना लूं, ये एक एरो सा बनाता हूं, मैं कहता हूं जी ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव है। वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वेव की डायरेक्शन है। तो अब देखें इसमें वेव की डायरेक्शन यूं है, जबकि ये जो चर्सी पार्टिकल्स है मीडियम के, ये कभी अप कभी डाउन, ये तो अपनी जगह के ऊपर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो मुझे बताएं इनका एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। ये क्या है, पार्टिकल्स। तो देखें ऐसी टाइप की, ऐसी वेव की टाइप जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री से मुराद क्या है, तो परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसी वेव की टाइप को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में, अच्छा इसके बाद हम अभी इसकी मजीद बातें डिस्कस करें उससे पहले अब हम आगे चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम क्या काम करते हैं, स्प्रिंग को इस तरीके से वाइब्रेट करवाते हैं, वाइब्रेट नहीं बल्कि इसको हम क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मूव करवाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, टू एंड फ्रो मूव करवाते हैं। तो देखें जब हम इसको टू एंड फ्रो मूव करवाते हैं तो आप देखें जब हम इसको आगे को लेके जाते हैं स्प्रिंग के लूप्स कंप्रेस होते हैं, पीछे को लेके आते हैं स्प्रिंग के लूप्स ओपन होते हैं, फिर आगे को लेके जाते हैं कंप्रेस हो जाते हैं। यानी कि यहां पर हो क्या रहा है, ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, ऐसी वेव्स जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसको स्प्रिंग को टू एंड फ्रो वाइब्रेट करवा रहे हैं। यहां पर हम क्या कर रहे थे, अप एंड डाउन वाइब्रेट करवा रहे थे, वहां पर हम टू एंड फ्रो वाइब्रेट करवा रहे हैं। तो अब देखें बेसिकली यहां पर जो वेव्स हैं, अभी भी आप देखें वेव तो जा इस डायरेक्शन में रही है, वेव ने तो इसी डायरेक्शन में, कंप्रेशन रेयरफेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि पार्टिकल्स भी इसके अपनी ही जगह पे अब क्या करेंगे, अब यहां पर जो पार्टिकल्स होंगे वो भी बच्चों अपनी ही जगह के ऊपर इस तरीके से, जब कंप्रेशन जब इसको आगे, तो ये आगे पीछे ऐसे मूव करेंगे, अपनी ही लाइन में अपने ही पॉइंट के आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस केस में मीडियम के पार्टिकल्स और वेव की जो डायरेक्शन, अगर मैं मीडियम वेव की डायरेक्शन बनाता हूं वो तो यही है, अवे जो जाती हैं, ऐसी वेव जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से अवे जाती है उन्हीं को तो हम ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। और जबकि इसमें मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो क्या काम कर रहे हैं, अब इसी लाइन के अलोंग वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अब देखें इनका जो एंगल है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है। अच्छा, तो अब यहां पर हम ये कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में अब जो डिफरेंस एक और लिखने लगे हैं कि दीज वेव्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। इसको क्या हो गया, इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ऐसी वेव्स जो क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं हम उन वेव्स को ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। और जो वेव्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ट्रेवल करती हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करें, ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब क्रस्ट कौन से पार्ट होते थे आपको पता होगा, पार्ट ऑफ द वेव अबव मीन लेवल, पार्ट ऑफ द वेव, पार्ट ऑफ द वेव अबव मीन लेवल, जो मीन लेवल से ऊपर के होते हैं। जबकि ट्रफ क्या होते हैं, पार्ट ऑफ द वेव बिलो मीन लेवल, जो मीन लेवल से बिलो होते हैं, जो मीन लेवल से अबव होते हैं। तो ट्रफ क्या है, पार्ट ऑफ द वेव बिलो द मीन लेवल, क्रस्ट क्या है, पार्ट ऑफ द वेव अबव द मीन लेवल। कंप्रेशन क्या है, कंप्रेशन को अगर हम बात करें तो कंप्रेशन क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वो हिस्से जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, या हम ये कहते हैं डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, पोर्शन ऑफ द वेव इन विच डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स या प्रेशर ऑफ द पार्टिकल्स इज हाई, प्रेशर हाई या डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये प्रेशर है, ये वर्ड में ये पी प्रेशर को शो कर रहा है, और ये जो थोड़ा सा टेढ़ा वाला पी है ये डेंसिटी को शो कर रहा है, ये याद रखिएगा।
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के वो हिस्से जहां पे प्रेशर हाई होता है और डेंसिटी हाई होती है उनको हम कंप्रेशन बोलते हैं, और जहां पर प्रेशर लो होता है इसका मतलब है वहां पर डेंसिटी भी पार्टिकल्स की क्या होती है, लो होती है, हम उसको रेयरफेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेयरफेक्शन बोलते हैं। तो ये बात अब आप लोगों ने नहीं भूलनी, बहुत आसान सी बात थी। याद रखें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में नेक्स्ट डिफरेंस क्या है। आपने पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। पोलराइजेशन में क्या होता है कि जब लाइट की बहुत सारी डायरेक्शंस हो तो हम उसको किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करवाते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स आप देखें पार्टिकल्स जो हैं वो वेव की मोशन के परपेंडिकुलर है, इट मींस अभी हम इनकी मोशन को स्टॉप करवा सकते हैं या इनको एक प्लेन में हासिल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। द बेसिक डिफरेंस जो हम इनमें करते हैं, जो मेजर डिफरेंस वो यही इससे पता चलता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स में फर्क सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की बेस पर हम कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो पहले ही वाइब्रेट कर रही हैं अपनी प्लेन में ही, वेव की डायरेक्शन में, तो लिहाजा दीज वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। अब एक मरतबा पेपर में एमसीक्यू आया कि बताएं जी लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड और नॉट। अब लाइट वेव्स जो होती हैं याद रखिएगा ऑल लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। लाइट वेव्स ऑल लाइट वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड लाइट वेव्स, मगर इनकी नेचर ट्रांसवर्स है। वो आपने ऊपर ग्राफ देखा था, यहां पर देखें मैं जब ग्राफ बना रहा था तो इसमें देखें ये पार्टिकल्स, देखें ये लाइन अगर ऐसे थी तो ये ऐसे थी, अगर एक ऐसे है तो एक ऐसे है, तो ये बेसिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही है। तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर नेचर की ही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए इसका मतलब है कि लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर एंड कैन बी पोलराइज्ड। इसका मतलब है हम इनको पोलराइज्ड कर सकते हैं। मगर मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं साउंड वेव्स की, तो साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, क्योंकि ये भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। कैन नॉट बी पोलराइज्ड, ये पोलराइज नहीं हो सकती। इसके बाद थोड़ी सी बात को फिर मजीद आगे लेकर चलते हैं। जब हम ये लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक ट्रांसवर्स वेव बनाता हूं, ये वेव का अबव पार्ट, बिलो, फिर अबव, फिर बिलो, ये वेव में जो ये वाला पोर्शन होता है ऊपर वाला पोर्शन, इसको हमने क्या बोला था, क्रस्ट बोला था। याद रखिएगा डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स जो होता है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के भी दरमियानी फासले को, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसी तरह अगर हम यहां पर बात करें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की, तो देखें सपोज करें मीडियम के ये वाले जो हिस्से हैं यहां पर वेव्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं, यहां पर ये थोड़ी दूर दूर हो गई हैं, यहां पर ये और भी दोबारा से क्या आ गई हैं, फिर करीब आ गई हैं, यहां पर फिर ये दूर दूर हो गई हैं। अच्छा, तो अगर अब मैं यहां पर आपसे कहता हूं तो देखें कि इधर क्या हो रहा है भला, ये वाले जो इसे हैं कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस जो होता है उसको भी वेवलेंथ बोलते हैं, या दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शंस के भी, इनके सेंटर से लेते हैं ये डिस्टेंस, रेयरफेक्शंस के दरमियानी फासले को भी वेवलेंथ बोलते हैं। क्या ख्याल? अच्छा, अब ये तो चले हमने एक जनरल सी बातें कर ली है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। फिर इसके बाद बच्चों और बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं याद रखिएगा ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी सेट अप इन ऑल टाइप्स ऑफ मीडिया। ये सॉलिड्स में भी सेटअप हो सकता है, लिक्विड्स में भी हो सकती हैं, और इसके अलावा बच्चों ये गैसेस में भी हो सकती हैं। इसमें हो सकती हैं सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में। जबकि ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं कैन बी सेट अप ओनली इन सॉलिड्स। हाउएवर हम ये कहते होते हैं कि लिक्विड्स और गैसेस में ये जल्दी क्विकली डैम्प्ड आउट हो जाती हैं ड्यू टू हाई डैम्पिंग, क्योंकि सॉलिड्स के मुकाबले में लिक्विड्स और गैसेस की जो डैम्पिंग लेवल है वो ज्यादा है,
इसलिए ये जल्दी वहां पर डैम्प्ड हो जाती है। बस इसकी बाकी रीजंस में भी हमें जाने की जरूरत नहीं है। लो बच्चों, ये तो हमने इनमें पढ़ लिए छोटे छोटे डिफरेंस। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ बड़े थोड़े से ना इसमें से ट्रिकी पॉइंट आपसे मैं पूछता हूं। देखें, ये सारे थ्योरेटिकल चीज थी, ये सारी थ्योरेटिकल चीज थी वेव्स के बारे में। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से बहुत ज्यादा बनते हैं। अब एक छोटा सा नोट है, नोट बड़ा काम का है, मगर देखें, क्या अगर कोई वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इफ अ वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका मतलब है कि वो ट्रांसवर्स हो सकती है। अभी आपने देखा लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और वो ट्रांसवर्स है। बट इफ अ वेव इज ट्रांसवर्स, अगर कोई वेव ट्रांसफर है तो क्या ट्रांसवर्स वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं? तो याद रखिएगा, इफ अ वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट इज ट्रांसवर्स, बट इफ अ वेव इज ट्रांसवर्स इट मे और मे नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। थोड़ी सी बात है मगर ये याद रखें, इफ अ वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इट इज ट्रांसवर्स। हमने लाइट वेव की एग्जांपल में देख लिया इन नेचर, ठीक है। बट इफ अ वेव इज ट्रांसवर्स, मगर अगर बच्चों की वेव ट्रांसवर्स है, अब जिस तरह ट्रांसवर्स वेव्स में हम ट्रांसवर्स वेव्स हम ज्यादा सॉलिड्स में प्रोड्यूस करवाते हैं, तो जिस तरह आपने वाटर वेव्स पढ़ी, स्प्रिंग वेव्स पढ़ी, स्ट्रिंग वेव्स पढ़ी। बट इफ अ वेव इज ट्रांसवर्स इट मे नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर एक और पॉइंट इसी तरह ही एक और छोटा सा पॉइंट आपसे पूछते हैं, इफ अ वेव इज लॉन्गिट्यूडनल, अगर कोई वेव लॉन्गिट्यूडनल है, इसका मतलब है कि वो मैकेनिकल है, क्योंकि मैकेनिकल वेव की टाइप है। इफ अ वेव इज लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसकी टाइप्स है? मैकेनिकल वेव्स की। अच्छा, इट इज मैकेनिकल, इसका मतलब है ये तो बात कंफर्म है कि वो मैकेनिकल है, इट इज मैकेनिकल। बट इफ अ वेव इज मैकेनिकल, बट इफ अ वेव इज मैकेनिकल, मगर अगर बच्चों वो वेव मैकेनिकल है तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स वेव भी तो होती है। बट इफ अ वेव इज मैकेनिकल इट मे और मे नॉट बी लॉन्गिट्यूडनल। है ना थोड़ी अजीबोगरीब बात। और बच्चों, ये बातों के बाद अब हम थोड़ी सी बात को आगे लेकर चलेंगे और हमारे इस टॉपिक का नाम होगा फेज रिलेशनशिप बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ वेव। फेज रिलेशनशिप बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ वेव। किसी भी वेव के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान का फेज रिलेशनशिप क्या होता है? फेज रिलेशनशिप बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ वेव। हम आपके सामने पहले तो एक वेव बना देते हैं, और वेव जो मैं अब आपके सामने बनाने लगा उसको बड़े गौर से आपने समझना है, ठीक है। लेट वी से ये हमारे पास वाई एक्सिस है और यहां पे हम ऐसे ही एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो। अच्छा, इसी बात से अब देखना, मैंने आपको बहुत सारी बातें सिखानी है। ले जी, ये हम ऐसे एक ट्रांसवर्स वेव आपके सामने शो कर देते हैं। कौन सी वेव आ गई बच्चों? ये ट्रांसवर्स वेव, ये नहीं। अच्छा जी, इस वेव में जो अब समझने वाली बात होनी है,
वो क्या है। वेव में हम कुछ पॉइंट्स सपोज करने से पहले देखें, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये सारे पॉइंट्स को जरा मैं ये हाईलाइट कर देता, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन वाले पॉइंट्स। अच्छा, अब जब ग्राफ स्टार्ट होता है तो यहां पर एंगल 0 होता है। ये वाला एंगल आपको पता है कितना होता है, यहां पे जो एंगल होता है ये, इस पॉइंट का एंगल π/2 होता है, इस पॉइंट का एंगल पाई होता है, फिर ये एंगल बच्चों 3π/2 होता है, ये वाला एंगल 2π होता है। अच्छा, मैं बच्चों को ऐसे याद रखता होता हूं, पुत्र मीन पोजीशन पर देखें, ये मीन पोजीशन वाले पॉइंट पर पहला 0 है, फिर पाई, फिर 2π, इसको लिख दें 3π, इसको लिख दें 4π, 5π, 6π, 7π। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हर एक में 180 का डिफरेंस है, पाई का डिफरेंस है। कैलकुलेट करके देख लें कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान में पाई का डिफरेंस। जबकि ये वाला π/2 है, इधर पहला π/2 आया, क्या ख्याल, इधर 1, इधर क्या आया 3, ऑड नंबर्स ऑफ π/2 जो है वो ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, इधर आया π/2, इधर आया 3π/2। चलिए मुझे बताएं यहां पर कितना होता है, 3π/2 के बाद यहां पर कितना होता है, 5π/2 होता है। यानी पहले π/2 के साथ क्या आया है 1, फिर क्या आया है 3, उसके बाद क्या आया है 5, अब यहां पर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा यहां पे इसी तरह 9, फिर क्या आएगा यहां पे 11, फिर क्या आएगा बच्चों यहां पे 13। तो ये आप देखें, ये इस तरीके से एंगल चल रहे हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि नहीं, तो भाई देखें सीधी सी बात है, ये वाला जो पहला वाला ये 90 डिग्री का, 90 में 90 ऐड किया, ये आया। अच्छा, अब 180 आया, पाई 180 होता है ना, तो 180 में आपने 90 ऐड किया, 270 आया, 3π/2 270 डिग्री होता है। फिर आप निकाल लीजिएगा अगर आपको नहीं आएंगे तो। ये बहरहाल मैंने तो आपको बता दी है, ऐसे आप किसी भी वेव के ऊपर बना सकते हैं। यानी जो आप ये कह लें ट्रफ्स हैं, उनमें π/2 के ओड मल्टीपल्स आ रहे हैं, और जो क्या नाम है, मतलब ट्रफ्स के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, और जो हम मीन पोजीशन के ऊपर पॉइंट्स हैं, वहां पे पाई के मल्टीपल्स आ रहे हैं, इंटेग्रल मल्टीपल्स आ रहे हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब ये एंगल से टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है, वो आप लोगों को पता है एंगल्स से हम टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब किसी भी वेव के ऊपर हमने ये देखना है कि कौन से पॉइंट्स इन फेज होते हैं और कौन से पॉइंट्स आउट ऑफ फेज होते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, कोई एक तरीका नहीं है। हम मगर इसको आसान तरीके से देखते हैं, मैथमेटिकली भी देखेंगे, थ्योरेटिकली भी देखेंगे, आप दोनों तरीकों से हम देखेंगे। पहले तो याद रखिएगा, किसी भी वेव के ऊपर वो पॉइंट्स इन फेज होंगे जिन पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होती है। किसी भी वेव के ऊपर वो पॉइंट्स इन फेज होंगे, इन फेज कौन से पॉइंट्स होंगे, याद रखिएगा, किसी भी वेव के ऊपर वो पॉइंट्स इन फेज होते हैं जिनका क्या क्या चीजें सेम होती हैं। नंबर 1, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम डिस्प्लेसमेंट as well as same direction, as well as same direction of motion of the particles जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं। और इसके लिए हम यहां पर यह भी कहते होते हैं, इन फेज के लिए एक और पॉइंट भी हम कहते हैं कि ऐसे पॉइंट्स जिनके दरमियान में पाथ डिफरेंस, द पॉइंट्स ऑन द वेव्स हैविंग द पाथ डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, पाथ डिफरेंस इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, लैम्डा के इंटेग्रल मल्टीपल हों। मतलब ये कि 0, फिर लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, इस फॉर्म में हो। अच्छा, अब ये एक बात हो गई पाथ डिफरेंस की।
इसी तरह किसी भी वेव के ऊपर वो पॉइंट्स आउट ऑफ फेज होंगे, किसी भी वेव के ऊपर, अब हम दोनों तरीकों से इसको जज करेंगे, अभी देखेंगे भी। वो पॉइंट्स आउट ऑफ फेज होते हैं बच्चों जिनका ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो और ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन हो। पॉइंट्स हैविंग ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट्स opposite displacements एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस हो, तो ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट से बना दो ऑपोजिट डायरेक्शन ही है। अच्छा, उसके बाद इनका जो पाथ डिफरेंस होता है, इन वेव्स में जो पाथ डिफरेंस होता है बच्चों, याद रखिएगा वो पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2 होते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2। अब यहां पर एक सोचनेबल बात यह है कि ऑड मल्टीपल्स का ना एक ऑड नंबर्स को जनरेट करने का एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला है 2n+1। ये मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो समझ जाते हैं जल्दी, λ/2। देखें, आप एक काम करके देखें, ये इसका फार्मूला, इधर फार्मूला बनता था n लैम्डा, n वहां पे इंटेग्रल नंबर था 0 1 2 3 4, तो हमने पुट किया तो 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा आ गया। जब आप यहां पर भी n की जगह पे अब वैल्यूज पुट करें, n की जगह पर 0 1 2 3 एंड सो ऑन ये पुट करें, तो देखें पहला आंसर क्या आएगा। जब हम 0 पुट करेंगे इधर, तो n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो पहला आंसर आएगा λ/2, 1 λ/2। 1 पुट करेंगे तो 3 λ/2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 5 λ/2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 7 λ/2 आएगा, एंड सो ऑन। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2 आ रहे हैं, तो ये आउट ऑफ फेज पॉइंट्स होते हैं। दीज पॉइंट्स आर आउट ऑफ फेज, और ऊपर वाले क्या हैं, इन फेज, जिनके दरमियान में पाथ डिफरेंस इतना होगा। अब इसमें ना आए इधर, हम इसको डायग्राम में अब गौर से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अब यहां पे डिफरेंट पॉइंट्स बनाता हूं। मैं कहता हूं ये पॉइंट ए है, ये बी है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। चलो इसी बहाने आपको एबीसी याद हो जाएगी, और तो कुछ याद हो या ना हो, है। अच्छा, अब बच्चों देखें जरा, अगर मैं ए और सी पॉइंट की बात करूं, क्या ये ए और सी पॉइंट इन फेज है या आउट ऑफ फेज है? अब इधर देखें जरा गौर से। अगर पार्टिकल की वाइब्रेशन की बात करें, लेट्स सपोज मैं कहता हूं यार यहां से ए पे पार्टिकल ने ऊपर को जाना है, तो देखिए सी पे पार्टिकल ने नीचे को आना है। क्या इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं होगी? ये आपा है, ये डाउन है, इसका मतलब है ए एंड सी आर आउट ऑफ फेज। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इसी तरह सी एंड ई कह सकते हैं, ई एंड जी कह सकते हैं, क्योंकि ई पर अब डायरेक्शन ऊपर, जी पर डायरेक्शन नीचे। क्या ख्याल है? तो अब इसको बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसी तरह आप देखें बी और डी के बारे में क्या ख्याल है? बी पर डायरेक्शन नीचे, डी पर डायरेक्शन ऊपर। ए सी की बजाय ए एंड सी लिखें ताकि आपको याद भी रहे। ए एंड सी आउट ऑफ फेज है। इसके अलावा और भी जो हमने ड्रॉ किए हैं बस उनमें देख लेते हैं। बी एंड डी ये भी आउट ऑफ फेज है। आखिर वाले में देखें एन। अच्छा, अब देखें ये एल और इस एम के एन के बारे में क्या ख्याल है? एल पे पार्टिकल की मोशन ऊपर, एन पे पार्टिकल की मोशन नीचे। एल एंड एन, और इसके अलावा लिख लें वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे होंगे। अच्छा, अगर हम इन फेज में देखें, आप देखें ए और ई पर गौर करें। ए पर पार्टिकल की डायरेक्शन ऊपर है, ई पर भी ऊपर है। ए एंड ई। एक बच्चा कहता है सर कोई और एग्जांपल दें, ये ले। अब बी पर देख लें, बी एंड एफ पर देखें। बी से पार्टिकल ने नीचे को आना है, एफ से भी नीचे को आना है, बी एंड एफ। तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहता हूं बताएं ए और ई के बारे में क्या ख्याल है, तो सॉरी वो मैंने आपको बता दिया। ए और एच के बारे में, ए और एच के बारे में, सॉरी ए और एच कह रहा हूं, ए और जी के बारे में। तो अभी भी आप देखें ए ऊपर को है, जी नीचे को है। तो बस आप एरो लगा के ना, तो आप वहां से आइडिया लगा सकते हैं कौन से इन फेज है, कौन से आउट ऑफ फेज है। ये तो हो गया हम वेव के ऊपर देख के बताएं। अच्छा, अगर मैं अब आपके सामने एक अनोखे से 2 पॉइंट बनाने लगा हूं, ये गौर से देखिएगा। पॉइंट ये बनाने लगा हूं, जरा देखना। मैं कहता हूं यार एक पॉइंट है हमारे पास ये देखना जरा, एक पॉइंट है ये, इसको मैं नाम देता हूं एक्स, और इसको मैं नाम देता हूं बच्चों वाई का। बताएं ये एक्स एंड वाई इन फेज है या आउट ऑफ फेज है?
अब देखें हमने हमने क्या काम करना है भाई, हम देखेंगे y पर एरो नीचे को होगा, x पर पार्टिकल ऊपर को जा रहा होगा, तो x एंड y भी इस वक्त क्या है, आउट ऑफ फेज है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट इनके सेम है मगर डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम कह सकते हैं x एंड y ये भी क्या है, आउट ऑफ फेज है। तो ये सारे पार्टिकल्स हमने एक तो देख लिया डिस्प्लेसमेंट्स की बेस के ऊपर। अच्छा अब ना ये तो बात हो गई हमारे पास, हमने मतलब जो थ्योरेटिकल चीज पढ़ी उसकी बेस के ऊपर कर लिया। अच्छा इसी तरह अब देखें, जरा गौर से देखना, पाथ डिफरेंस किसको बोलते हैं? पाथ डिफरेंस बेसिकली बोलते हैं कि किसी भी वेव का इनिशियल पॉइंट से लेकर, यानी कि वेव लेंथ है बेसिकली, पाथ डिफरेंस वेव लेंथ है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के दरमियान में, वेव के दरमियान में जो लेंथ है, क्योंकि वो वेवलेंथ की फॉर्म में होती है ना, इसलिए हम उसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं। अच्छा अब जिस तरह से मैं आपको कहता हूं, देखें ए और सी क्या थे, आउट ऑफ फेज थे, तो चलिए मुझे एक बात बताएं, गौर से सुना, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी बात, ए से, बल्कि ए से ई तक, ए से ई तक, ए ये नहीं, इस पॉइंट तक ए से ई तक जो वेव लेंथ होगी वो क्या होती है, लैम्डा होती है ना, एक वेव पूरी हुई है। अच्छा तो बताएं ए और ई क्या थे, इन फेज, तो देखें जब इन फेज है, ए एंड ई इन फेज है, तो जब ये इन फेज है तो इनके दरमियान में डिस्टेंस भी कितना आ रहा है, 1 लैम्डा नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। अच्छा अगर मैं आपको कहता भाई नहीं मुझे तो चाहिए ए एंड आई, अच्छा अब देखें ये एक वेव यहां पे पूरी, ये वेव दूसरी पूरी, तो आप देखें यहां से टोटल यहां तक का डिस्टेंस कितना बन रहा है, इधर तक लैम्डा, ये आगे वाला फिर लैम्डा, तो देखें ये 2 लैम्डा ना आया, तो देखें 2 लैम्डा आया, तो ये इसका मतलब ए और कौन सा आई, तो ये ए एंड आई भी क्या है, इन फेज है, ए एंड आई भी क्या है, इन फेज है। और भी बहुत सारे हैं, तो इसी तरह आप देखें अगर मैं कहता हूं ए से लेकर इस एम तक का देखूं तो 3 लैम्डा आएगा, तो वो भी इन फेज है। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा आ रहा है तो वो पॉइंट्स इन फेज है। अच्छा अब आते हैं इधर आउट ऑफ फेज की तरफ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखें अगर मैं ए से सी तक देखूं तो ए से सी तक बनती है आधी वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ बनती है, हाफ वेवलेंथ, क्या ख्याल है? तो बताएं जब ये ए से सी तक हाफ वेवलेंथ बनी, इसका क्या मतलब हुआ, हाफ वेवलेंथ यानी कि 1 लैम्डा बाय 2, और जब 1 लैम्डा बाय 2 आता है तो कौन सा वो पॉइंट्स क्या होते हैं, आउट ऑफ फेज। तो देखें वैसे भी ए एंड सी हमने देखा था कि आउट ऑफ फेज ही थे, ए एंड सी वैसे भी क्या थे, हमने देखा था आउट ऑफ फेज है, तो यहां से भी हमने इसको जज कर लिया। अच्छा अगर मैं कहता हूं भाई मैंने तो चलना है ए से लेकर इस एच तक, जी तक चलते हैं, जी तक, तो अब देखें ए से जी तक चलते हैं, ए पॉइंट से लेकर जी तक का डिस्टेंस कितना होगा, पहले तो ये पहले बताएं, ए ऊपर को है, जी नीचे को है, आउट ऑफ फेज है। अच्छा डिस्टेंस कितना होगा, अब आप देखें इधर तक तो लैम्डा बाय 2 है, इधर से इधर तक कितना है, लैम्डा बाय 2, और आगे यहां से यहां तक पूरा एक लैम्डा है, तो जब आप इसको मिला के चेक करते हैं तो ये 3 लैम्डा बाय 2 आता है। तो देखें 3 लैम्डा बाय 2 आ गया, इसका मतलब है कि ये पॉइंट्स आउट ऑफ फेज है, और हमने यहां पे पाथ डिफरेंस के लिहाज से भी देख लिया। अब डायग्राम में गंद काफी बच गया है मगर कोई बात नहीं। अच्छा ये हो गया पाथ डिफरेंस। एक चीज अब आती है ओए होए होए होए, फेज डिफरेंस, और वो फार्मूला है फेज डिफरेंस का, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। सर जी ये फार्मूले ने अब आपकी दोबारा जिंदगी बदलनी है। इधर डेल्टा फाई को बोलते हैं फेज डिफरेंस और एक्स को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। डेल्टा फाई को क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस, एक्स को क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ये एक्स बेसिकली पाथ डिफरेंस है, ये मैं आपको बता रहा हूं, इसको ना भूलना। ये एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है। आप क्या काम करें, पाथ डिफरेंस की ये एन लैम्डा, पाथ डिफरेंस का एन लैम्डा इधर पुट करें, तो लैम्डा लैम्डा से कट जाएगा, तो फेज डिफरेंस किसके बराबर आएगा, तो जो पॉइंट्स इन फेज होते हैं इनका फेज डिफरेंस जो होता है ये 2 पाई एन के बराबर आता है। अगर मैं इधर की बात करूं आउट ऑफ फेज में, तो आप इसी x की जगह पे 2n + 1 लैम्डा बाय 2 पुट करें, तो 2 2 से कट जाएगा, लैम्डा लैम्डा से कट जाएगा, तो फेज डिफरेंस बराबर आएगा किसके, तो फेज डिफरेंस बराबर आएगा 2n + 1 × पाई के बराबर है। अब आप यहां पे n की वैल्यू पुट करें तो देखेंगे जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो यहां पे आएगा पहला वाला 1 पाई, 3 पाई,
5 पाई, तो पाई के ओड मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो अगर किसी वेव के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान फेज डिफरेंस ऐसा हो कि वो ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई आ रहे हो, तो वो आउट ऑफ फेज होते हैं। जब आप यहां पे एन की वैल्यू पुट करते हैं तो फेज डिफरेंस के आंसर्स आते हैं 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आ रहे हैं। तो जब इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आएंगे, फेज डिफरेंस इज इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। अब जरा वर्ड पे गौर करते जाएं। किसी भी वेव के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान अगर पाथ डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा हो और फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई हो, तो वो पॉइंट्स इन फेज कहलाते हैं। वो पॉइंट्स इन फेज कहलाते हैं। अच्छा, अगर फेज डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई हो और पाथ डिफरेंस ओड मल्टीपल्स ऑफ लेमडा बाय 2 हो, तो हम उनको बोलते हैं कि वो पॉइंट्स क्या होते हैं, आउट ऑफ फेज होते हैं। अब ये आपने बातें नहीं भूलनी, फेज और पाथ दोनों के लिहाज से। अब देखें, मजे की बात देखें, मुझे ये बताएं ये पाथ डिफरेंस कितना था लेमडा बाय 2, ए और सी के दरमियान में, ये सी था। अच्छा, एक काम करें, फेज डिफरेंस बताएं। फेज डिफरेंस यहां पे 0 होता है, फेज यहां पे पाई, तो पाई माइनस 0 कितना आएगा, पाई ही आएगा। देखें पहला ही, तो जब 1 लेमडा बाय 2 आया है तो फेज बेसिकली 1 पाई आया। क्या ख्याल है, उस वक्त फेज कितना आया है, 1 पाई आया। तो हम कह सकते हैं ना कि जब फेज डिफरेंस 1 पाई और पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 है, तो वहां पे आउट ऑफ फेज वाले पॉइंट्स है। क्या ख्याल है। इसी तरह जब आपने ए से लेकर जी तक देखा था, तो ए पे 0, जी पर 3 पाई, तो 3 पाई माइनस 0, 3 पाई आ गया। और 3 लेमडा बाय 2 भी तो आया, तो 3 लेमडा बाय 2 के ऊपर 3 पाई आ रहा था। तो अब फेज, पाथ और डिस्प्लेसमेंट्स, इन तीनों के लिहाज से आप किसी भी वेव के ऊपर ये चेक कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट्स इन फेज हैं और कौन से आउट ऑफ फेज हैं। अगर अभी भी ना चेक हो तो पुत्र फिर तो खामोशी है इसके आगे है। अच्छा, अब एक छोटा सा एमसीक्यू यहां पर आपसे पूछते हैं और फिर आगे चलते हैं। याद रखिएगा, अगर पाथ डिफरेंस वो आपको जब भी देगा लेमडा की फॉर्म में देगा। अगर मैं आपको कहता हूं जी एक वेव के ऊपर पाथ डिफरेंस 3 लेमडा बाय 4 है, तो बताएं उसका फेज डिफरेंस कितना होगा। तो अब हम क्या काम करेंगे, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस, बात खत्म। तो जब भी हमने पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस में जाना है, तो हम पाथ डिफरेंस को 2 पाई बाय लेमडा से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2 पाई बाय लेमडा और पाथ डिफरेंस की वैल्यू है 3 लेमडा बाय 4। लेमडा लेमडा से कटा, 2 को हम इस 4 से काटते हैं, तो हमारे पास 3 पाई बाय 2 बच जाएगा। सिमिलरली अगर इसी तरह मैं एक और एमसीक्यू देता हूं, मैं आपको कहता हूं नहीं यार मैं आपको फेज डिफरेंस देता हूं, मैं आपको कहता हूं जी भाई हमारे पास जो फेज डिफरेंस है ये 7 पाई बाय 2 है, तो बताइए पाथ डिफरेंस कितना होगा। अब की बार आपने क्या काम करना है, अगर आप पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप फेज डिफरेंस आपको दिया हुआ है, तो आप लेमडा से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। तो चलें, लेमडा ओवर 2 पाई, फेज डिफरेंस कितना आपको दिया गया, 7 पाई बाय 2, ऐसा ही है। अब देखें ये पाई से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया 7 लेमडा बाय 4। अब एक सादा जुबान में हम शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं, फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस निकालना हो तो ऊपर वाला नंबर वैसे ही रहता है, पाई की जगह लेमडा आ जाता है और नीचे वाली चीज डबल हो जाती है। और जब आपने पाथ डिफरेंस निकालना है, पाथ डिफरेंस दिया और फेज निकालना हो, ऊपर वाला नंबर वैसे ही लेमडा की जगह पे पाई, नीचे वाले नंबर को 2 पे डिवाइड कर दे। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे थे, यहां पर 2 से डिवाइड कर दे। तो वो तरीका कई दफा बच्चे भूल जाते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने वाला, इसलिए मैं बच्चों को कहता होता हूं पुत्र ये फार्मूले के लिए आज से याद रखें, आपकी जिंदगी में सुकून रहेगा। लो जी बच्चों, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्पीड ऑफ साउंड की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, जो साउंड होता है बच्चों, इसकी स्पीड हमने पढ़ा था ना साउंड वेव्स को, अब हम साउंड वेव्स में स्पीड ऑफ साउंड को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस स्पीड ऑफ साउंड को बच्चों दो बंदों ने डिस्कस किया हुआ, याद रखिएगा। एक तो आपके न्यूटन अंकल ने, न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और दूसरा जो आप मशहूर फार्मूला पढ़ते हैं डेट इज लेप्लास करेक्शन, लेप्लास फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये दो फार्मूलास हैं जो आपने अभी पढ़ने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम न्यूटन फार्मूला देखते हैं। न्यूटन अंकल ने कहा था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होती है वो
पी ओवर रो होती है, पी ओवर रो। अच्छा, मैं रो को अब ना इस सिंबल से जरा डिनोट करने लगा हूं ताकि आप पी और उसमें फर्क महसूस कर सकें, पी ओवर रो। जबकि लेप्लास अंकल ने कहा था स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा प्रेशर डिवाइडेड बाय रो। ये दो फार्मूलाज है। न्यूटन अंकल का फार्मूला ये था, लेप्लास का ये था। न्यूटन अंकल ने जब यहां पर साउंड की स्पीड कैलकुलेट की तो बच्चों न्यूटन अंकल के मुताबिक जो स्पीड ऑफ द साउंड आई थी वो कितनी आई थी? हाँ जी, वैसे अच्छा एक मिनट, स्पीड ऑफ साउंड का जो जनरल फार्मूला है वो क्या था? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का जनरल फार्मूला था अंडर रूट ई डिवाइडेड बाय रो। यहां पर जो ई है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, यहां पर जो ई था ये क्या है? ये ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में साउंड को हम देख रहे हैं। और ये डेंसिटी, ये रो जो है डेंसिटी है। याद रखिएगा ई की जगह पे उसने कंप्रेसिबिलिटी का वर्ड और डेंसिटी की जगह पे इनर्शिया का वर्ड भी बुक में लिखा हुआ है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। बेसिकली जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ना, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल होती है। ये बात आपने नहीं भूलनी। चलिए ये मैं आपको भी आगे जाके बता देता हूं, क्योंकि अब मैंने ये लिख दिया हुआ है, तो जरा पहले इसी को देखते हैं। अच्छा जी, अब स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला था न्यूटन के मुताबिक, न्यूटन ने इस फार्मूले में ई की जगह पे प्रेशर पुट किया था, जबकि लेप्लास ने ई की जगह पे गैमा पी पुट किया था। यानी हम यहां पर यह भी कह सकते हैं, ये जो स्पीड ऑफ साउंड का न्यूटन ने फार्मूला निकाला था, इसने निकाला था आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत। इसने कहा था साउंड वेव्स एयर में ट्रेवल करती हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत, जबकि लेप्लास अंकल ने कहा था नहीं भाई ये तो प्रोसेस जो है एडियाबैटिक प्रोसेस है इनका। तो इसी बेस के ऊपर ये जो न्यूटन अंकल ने जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाली थी, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेशर के बराबर थी, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए उसने निकाली थी। लेप्लास ने इसको एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कैलकुलेट किया था, और ये गैमा पी के बराबर आया था। ये बात आपने नहीं भूलनी। अब ये तीनों एमसीक्यूज है। और जो स्पीड ऑफ साउंड जब कैलकुलेट की गई थी, तो स्पीड ऑफ साउंड जब कैलकुलेट की न्यूटन ने, वो आई 280 मीटर पर सेकेंड, जबकि लेप्लास अंकल ने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की बच्चों वो कितनी आई? वो स्पीड ऑफ साउंड आई 332 मीटर पर सेकेंड। तो 333 आई थी, जो कि राउंड अबाउट हम उसको इतना ही कहते हैं, 333 मीटर पर सेकेंड, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, अब यहां से ये जो फार्मूला है लेप्लास वाला, ठीक है, ये न्यूटन वाले में बच्चों इसमें एरर बहुत कम था। लेप्लास वाले में एरर जो है नेग्लिजिबल एरर है। कौन सा एरर है? नेग्लिजिबल एरर था, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो थी वो 332 थी और ये 333 है, तो थोड़ा बहुत एरर है। जबकि यहां पर जो एरर आया था इसके फार्मूले में बच्चों, ये 16% का एरर था, और आप इस एरर को इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा एरर था। इसी एरर की वजह से तो बेसिकली हमने लेप्लास करेक्शन फिर पढ़ी थी। तो न्यूटन क्या कहता था कि जो टेम्परेचर है एयर का वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, जबकि लेप्लास का रहता था टेम्परेचर ऑफ द एयर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। इसलिए बोला था आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होता है? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एडियाबैटिक कौन सा होता है? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। तो ये याद रखिएगा। यहां से अब बच्चों एमसीक्यूज बन जाते होते हैं। एमसीक्यूज क्या बनते हैं देखें, न्यूटन ने जो स्पीड कैलकुलेट की और लेप्लास ने जो स्पीड कैलकुलेट की है उनकी रेशो बताएं। तो न्यूटन ने जो स्पीड कैलकुलेट की है वो अंडर रूट पी डिवाइडेड बाय रो है। लेप्लास ने जो कैलकुलेट की है वो अंडर रूट गैमा पी डिवाइडेड बाय रो है। तो ये पी ओवर रो से कट गया, 1 ओवर अंडर रूट गैमा बच गया आपके पास। या तो अब देखें, वी स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेटेड बाय न्यूटन टू द स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेटेड बाय लेप्लास, ये बराबर आ गई अंडर रूट 1 ओवर गैमा। अब जो गैमा होता है ये सीपी ओवर सीवी होता है, तो जब नीचे 1 ओवर गैमा किसके बराबर होगा? सीवी ओवर सीपी। तो ये हमने पेपर में इसको कई दफा देखा है कि वी न्यूटन ओवर वी लेप्लास जो है वो किसके बराबर है? तो 1 ओवर अंडर रूट गैमा है, या हम ये भी कहते हैं सीवी ओवर सीपी की पावर 1 ओवर 2। क्या ख्याल? ऐसा ही है बच्चों। तो ये रेशो आपने याद रखनी है, 1 ओवर गैमा के लिहाज से भी और सीवी ओवर सीपी के लिहाज से भी। इसी तरह फिर यहां पर एक और एमसीक्यू भी बन जाता होता है
कि ये जो रेशो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आइसोथर्मल वाली थी पी, एडियाबैटिक वाली है गैमा पी, तो पी से कट गया 1 ओवर गैमा, और गैमा होता है 1 ओवर गैमा होगा CV ओवर CP। अब देखें ये इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रेशो जो है वो CV ओवर CP है, जबकि स्पीड जो रेशो है वो √CV ओवर CP है। ये बातें आपने, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, MCQ के लिहाज से याद रखनी है। फिर एक और बात आपको बता दूं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस है P। ये P जो है ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये P क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 101,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होती है, और इसको हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर बनता है। और हम जब इसको मजीद लिखते हैं तो बस हम सिंपली 1.01 को भी 1 कंसीडर कर लें, वो ना भी लिखें, तो हम इसको 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिख देते हैं। ये बड़ा मशहूर MCQ है, ये एक दफा वैल्यू ही पूछी हुई थी बस EI की, तो वो बच्चे कहते थे वो पता नहीं कहां से आ गई। अच्छा, इसी तरह अगर आपसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस पूछा जाए तो वो गैमा P है। अब जो गैमा की वैल्यू है याद रखिएगा, ये डाई एटॉमिक गैस के लिए आमतौर पर, क्योंकि एयर में डाई एटॉमिक गैसेज मौजूद हैं, तो डाई एटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू 1.4 होती है, जबकि P की वैल्यू 10⁵ है। तो ये हम कहेंगे कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस है ये 1.4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। ये जो अब गैमा की क्योंकि बात हुई है, तो ये जो गैमा है इसका टेबल भी आपकी बुक में बना हुआ है, याद रखिएगा। मोनो एटॉमिक गैस के लिए, डाई एटॉमिक गैस के लिए, और उसके बाद हम इसको देखते हैं पॉली एटॉमिक गैस के लिए। याद रखें, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गैमा की जो वैल्यू है ये 1.67 होती है, डाई एटॉमिक के लिए 1.4 होती है, और पॉली एटॉमिक के लिए ये 1.29 होती है। अब पॉली एटॉमिक की एग्जांपल्स में आपको पता है कौन कौन आती है। पॉली एटॉमिक में मीथेन आ गई, ठीक है जी, अमोनिया आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, वगैरह वगैरह। डाई एटॉमिक में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और अगर मैं मोनो एटॉमिक की बात करूं हीलियम, नियोन, आर्गन, वगैरह वगैरह। तो बच्चों ये बातें आप लोगों ने MCQs के लिहाज से लाजमी अपने ज़हन में रख लेनी। क्या ख्याल है, याद रखी जाएंगी बच्चों? इसके बाद बच्चों स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं? देखें, सबसे पहले नंबर पे जो हम इफेक्ट पढ़ते होते हैं उसका नाम है आमतौर पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जो बड़ा मशहूर इफेक्ट है, एक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें तो बच्चों स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने का फार्मूला है √γ P डिवाइडेड बाय रो। याद रखिएगा कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी भी बढ़ जाती है, प्रेशर को कम करते हैं तो डेंसिटी भी कम हो जाती है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि एज प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द डेंसिटी, तो इसके बढ़ने से ये बढ़ जाती है, यानी इसको डबल किया ये भी डबल हो गया, उसको हाफ किया वो भी हाफ हो गया। तो बताओ बेचारी स्पीड के ऊपर क्या फर्क रहा? वो तो कवारी रही ना, तो स्पीड क्या रही? कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी आपस में ही लड़ के मर गए, तो स्पीड के ऊपर कोई फर्क ना पड़ा। तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई मैं इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करूं, वाई एक्सिस के ऊपर स्पीड, एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेशर है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है उसका प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन ही रहता है। तो अगर मैं कहूं इफ प्रेशर ऑफ अ गैस इज डबल देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, भाई वो सेम रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। अब कौन आता है बच्चों? इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के इफेक्ट को जब भी हम डिस्कस करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर डिस्कस करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। पहली बात तो याद रखिएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड का अंडर रूट डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन आप देख सकते हैं, V का
अंडर रूट डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो हम यहां पर अगर रेशोज की बात करें तो दो गैसेस की स्पीड, जो दो गैसेस हैं, जो दो स्पीड्स ऑफ साउंड हैं डिफरेंट मीडियम्स में, तो उनकी जो स्पीड्स की रेशो होगी वो डेंसिटी 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1 के बराबर होगी। ये इनवर्स रिलेशन है, तो v1 ओवर v2 इज इक्वल टू अंडर रूट डेंसिटी 2 ओवर डेंसिटी 1। यहां पर अगर मैं आपको एक एमसीक्यू देता हूं, मैं आपसे कहता हूं जी हमारे पास, लेट्स सपोज बताएं, अगर मैं आपको कहता हूं जी डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैं आपको कहता हूं डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो बताएं स्पीड ऑफ हाइड्रोजन टू द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन की रेशो क्या होगी। अब देखें हम इसके लिए क्या काम करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू अंडर रूट, हम फार्मूला बना लेते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन ऊपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन नीचे। अब ऑक्सीजन की जो डेंसिटी होती है बच्चों ये कितनी होती है, ऑक्सीजन की जो डेंसिटी होती है वो 16 गुना डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन होती है। नीचे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन रहने दें, ये कट गए तो हमारे पास अंडर रूट 16 बचा। अंडर रूट 16 जो होता है ये 4 होता है और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हमारे पास जो ये रेशो आ गई वो 4/1 आ गई। तो अगर आपको डेंसिटी रेशो दी हो तो बहुत आसानी से आप स्पीड रेशो निकाल सकते हैं। इसी तरह आपको स्पीड रेशो दी हो, आप उसका स्केयर लेके तो आप डेंसिटी रेशो निकाल सकते हैं। मगर देख लीजिएगा किन चीजों के दरमियान में रेशो पूछी गई है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूं कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर बताएं किस गैस का द स्पीड ऑफ द साउंड विल बी मैक्सिमम इन विच गैस। तो देखें अभी आपने देख लिया बच्चों, जिस गैस की डेंसिटी कम होगी कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, उस गैस में स्पीड ऑफ साउंड उतनी ही ज्यादा होगी। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक और इफेक्ट आता है, उसका नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या नाम आता है, तीसरे नंबर पे है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो इसका अगर हम फार्मूले की बात करें तो बच्चों इसका फार्मूला हम अपनी बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू, देखिए अंडर रूट गैमा पी ओवर रो है, ठीक है। आप एक काम करें ना, रो की जगह पे मैस ओवर वॉल्यूम पुट कर दें, डेंसिटी होती है ना मैस ओवर वॉल्यूम। अच्छा, अब ये वॉल्यूम अगर मैं ऊपर ले आऊं तो गैमा पी वी डिवाइडेड बाई एम। अब पी वी किसके बराबर होता है, हम पढ़ते हैं पी वी इज इक्वल टू होता है बच्चों आर टी, नीचे आ गया एम। तो अब देखें यहां से दो बातें साफ पता चली कि स्पीड ऑफ साउंड का अंडर रूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, स्पीड ऑफ साउंड का अंडर रूट मैस के साथ इनवर्स रिलेशन है। ये उस वक्त होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ये उस वक्त होगा अगर मैस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां से अब देखें यहां पे हम दोबारा कह सकते हैं जिस गैस का मैस कम होगा उस गैस में स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज्यादा होगी, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे स्पीड ऑफ साउंड भी ज्यादा होगी। तो अगर दो गैसेज है उनका टेम्परेचर रेशो सेम है और उनका मैस भी सेम है तो उनकी स्पीड रेशो भी क्या होगी, सेम हो। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम एक और इफेक्ट भी पढ़ते होते हैं, इसको प्रूफ करते होते थे, वी टी इज इक्वल टू वी नोट प्लस 0.61 टी। सर इस फार्मूले से भी बहुत सारे एमसीक्यूज बन जाते हैं, इस फार्मूले से भी बहुत सारे एमसीक्यू बन जाते हैं। यहां पर जो ये फार्मूले में वी टी है ये है स्पीड ऑफ द साउंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, स्पीड ऑफ साउंड एट टी डिग्री सेल्सियस। ये वी नोड क्या है, ये वी नोड है स्पीड ऑफ साउंड, ये है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह ये जो टी है, ये टी है सर्टेन टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर आपने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना है, द टेम्परेचर एट विच वी आर गोइंग टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड। तो अब अगर मैं इसी से बात करूं, अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास ये जो टी है ये 1 डिग्री सेल्सियस है, अगर ये टी 1 डिग्री सेल्सियस हो, अगर ये टी 10 डिग्री सेल्सियस हो, अगर ये टी 100 डिग्री सेल्सियस हो, चले अगर बच्चों ये टी कितना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस होगा, तो देखें टी की जगह पे 1 डिग्री पुट करेंगे तो वी टी बराबर आ जाएगा वी नोट की जगह पे 332, आमतौर पे हमें पता है ये 332 है, इसको हम वी नोट रहने देते हैं, प्लस टी की जगह पे 1 पुट करेंगे 0.61 नहीं आएगा, टी की जगह पे आप 10 पुट करेंगे तो वी नोट प्लस 6.1 आएगा, आप 100 पुट करेंगे तो वी टी इज इक्वल टू वी नोट प्लस 661 आ जाएगा। तो अब आप देखें जैसे जैसे आप टेम्परेचर को
बढ़ाते जा रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड उस टेम्परेचर पर, उस स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री के लिहाज से प्लस होके वो फैक्टर से बढ़ती जा रही है। यानी अब मैं यहां पर कह सकता हूं अगर मैं 1 डिग्री राइज करता हूं टेम्परेचर तो स्पीड ऑफ साउंड 0.61 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी ऐड हो जाएगी उतने गुना। ये 6.1 और ये 61। अब आपको सपोज करें मैं आपको एक क्वेश्चन देता, मैं कहता यार मेरे पास बताएं 10 डिग्री के ऊपर वैल्यू कितनी होगी, 10 डिग्री के ऊपर वैल्यू कितनी होगी। तो जब आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो 332 प्लस 6.1 कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फिर आप वो वाली वैल्यू में ये ऐड कर दें। इसी तरह इसमें अगर आप निकालना चाहते हैं तो वैल्यू ऐड कर दें, बात खत्म, वो वैल्यू निकल आएगी। फिर अगर वैल्यू निकालनी है वैल्यू निकल आएगी, कितने कितने टाइम्स वो बढ़ गई वो टाइम निकल आएगा कि भाई इतने गुना बढ़ गई। हाँ, अगर यहां पर वो परसेंटेज पूछ ले कि कितने परसेंट इंक्रीज करेगी तो याद रखिएगा ऐसे केस में परसेंटेज इंक्रीज के केस में आप क्या काम करेंगे, सपोज करें अगर ये कहता है कि भाई 1 डिग्री पर कितने परसेंटेज इंक्रीज करेगी तो आप 0.61 को 332 से जितना वो चेंज हुआ वो उसको ओरिजिनल से डिवाइड करवाएं और 100 से मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। इसी तरह वो आपसे इसमें अगर परसेंटेज इंक्रीज पूछ लेता दूसरे वाले केस में तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगा, आप 6.1 को 332 से डिवाइड कराएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी अगर वो तीसरे केस में पूछता तो 61 ओवर 332 इंटू 100। तो इस तरीके से आप इनकी परसेंटेज इंक्रीज भी निकाल सकते हैं, कितने टाइम्स इंक्रीज हुई वो भी निकाल सकते हैं, उनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई है। और यहां पर ये जो टी है हम ये आमतौर पर डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं। ये टी याद रखिएगा किस में दिया होगा आपको, हमेशा डिग्री सेल्सियस में। अच्छा, अब एक यहां पर ना बच्चों एक बड़ा जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है एट व्हाट टेम्परेचर, आपकी बुक में ये एग्जांपल भी है, एट व्हाट टेम्परेचर स्पीड ऑफ द साउंड विल बिकम डबल। ये आपकी बुक की एग्जांपल ही मैं ले रहा हूं, स्पीड ऑफ साउंड विल बिकम डबल, will become double as that is at 10 डिग्री सेल्सियस। ये ने आपकी बुक की एग्जांपल ले रही है। अब बुक में ना उसने आपने देखा होगा एग्जांपल आपको कभी समझ नहीं आई, आप इसको पता नहीं किन किन तरीकों से सॉल्व करते रहते हैं पागलों की तरह। भाई मेरी बात सुने, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट देने जा रहा हूं, जस्ट आपने वो शॉर्टकट जहन में रखना है। देखें वो शॉर्टकट ये है, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट जरा गौर से सुन लीजिएगा। अगर आपको लॉन्ग कट करने को दिल करे तो आप लॉन्ग कट भी कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ इतनी सी बात जहन में रखें कि जब भी आप लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड का अंडर रूट टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन था, डायरेक्ट। अच्छा, तो टेम्परेचर का वी स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। अच्छा, अब जरा देखना गौर से, उसने कहा किस टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड डबल हो जाएगी जबकि पहला वाला टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो देखें आप स्पीड को, आप देखें जरा टेक्निकली सुने, आप स्पीड को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। स्पीड को डबल किया ना भाई, स्पीड को जब आप डबल कर रहे हैं तो टेम्परेचर पहले से 4 गुना बढ़ जाना है। कितने गुना बढ़ जाना है, 4 गुना बढ़ जाना है। तो पहले टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री, उसको 4 से मल्टीप्लाई करा दें, बात खत्म। हाँ, मगर 10 डिग्री सेल्सियस को आपने केल्विन में पहले कन्वर्ट कर लेना है। क्या ख्याल, इधर देखें आप जरा मेरी बात सुने। इस शॉर्टकट यानी कि ये शॉर्टकट यहीं से डिराइव हुआ है। शॉर्टकट ज्यादा आसान ये है, टी प्राइम इज इक्वल टू एन स्क्वायर टी, कहानी खत्म। क्योंकि देखें आप जब स्पीड को डबल कर रहे हैं तो वो 4 टाइम टी आ रहा है, 3 गुना करेंगे तो 9 टाइम्स आएगा, 4 गुना करेंगे तो 16, तो हम एन स्क्वायर इंटू टाइम टेम्परेचर लिख देते हैं ना। अब देखें फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन था, अब इसमें आपने एन को क्या किया, डबल किया, तो टी प्राइम बराबर आ गया 2 का स्क्वायर इंटू टी, ये कितना आ गया 4t। अच्छा 4 जो टी दिया हुआ आपको 10 डिग्री, ये केल्विन में कितना होगा 10 प्लस 273, बस केल्विन वाली वैल्यू पुट करनी है तो 283 केल्विन आया। तो ये ले 283 आ गया, इस 283 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, कितना आता है 1132 केल्विन आता है। यही आपकी बुक में आंसर है। हाँ, अब इस केल्विन से अगर आपने दोबारा डिग्री में जाना है तो अब आप इसमें से 273 माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 859 डिग्री सेल्सियस। ये गलती नहीं आपने करनी,
यहां पे ये ना हो बच्चे कहते हैं सर हम डिग्री वाली वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें, वो तो 10 डिग्री इंटू 4 वो कितना आ जाएगा 40 डिग्री, तो फिर उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट नहीं करना। आप आसान तरीका यही है कि पहले यहां पे टेम्परेचर इन केल्विन पुट करना है, यहां पे टेम्परेचर शॉर्टकट में किस में पुट करना है बच्चों, बस केल्विन में पुट करना है, इतनी बात याद रखें। इसके अलावा बच्चों इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी भी आता है, एक ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट होता है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर हम बोलते हैं। चौथा एक इफेक्ट है जो कि हम डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी। ये एफएससी की बुक्स के अंदर तो नहीं लिखा, मगर जारी बात है आप बच्चे यहां पर जो लेक्चर सुन रहे हैं, कोई ए लेवल्स का है, कोई डिफरेंट कोई केपीके का है, कोई आओ ठीक है। अच्छा अब देखें स्पीड ऑफ साउंड, याद रखिएगा बच्चों ह्यूमिडिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है। पहली बात तो याद रखें ह्यूमिडिटी बेसिकली या मॉइस्चर जो होता है इसमें, इस केस में जहां पे ये ज्यादा होता है, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब है वहां पर डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखें जब आप किसी भी जगह पर, ठीक है जी, ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा हो जाएगी तो बेसिकली वहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस जो होगा वो उतना, वो वॉल्यूम ऑफ द एयर जो होगा, अगर हमारी एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी इसका मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो आपको पता है डेंसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो डेंसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज। तो इसका मतलब है कि डेंसिटी का ह्यूमिडिटी के साथ क्या रिलेशन हो गया, इनवर्स। मगर डेंसिटी का स्पीड ऑफ साउंड के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड उस मीडियम में ज्यादा होगी जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, जहां पे मॉइस्चर ज्यादा होगा वहां पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, ज्यादा होगी। ये एक रिलेशन हमारे सामने आ गया कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी। अच्छा फिर अगली बात, इसी तरह फिर बताएं जो वेट एयर होती है, वेट और ड्राई एयर हम आमतौर पे पढ़ते हैं, ये बड़ा मशहूर है, बड़ी जगहों पे देखा गया है। तो स्पीड ऑफ द साउंड इन वेट एयर, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन द ड्राई एयर। क्या ख्याल है। इसी तरह जब हम टेम्परेचर के लिहाज से ऊपर देख रहे थे तो टेम्परेचर में हम ये भी कहते होते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ये हॉट एयर में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन द कोल्ड एयर। तो ये हॉट एयर, कोल्ड एयर, इसी तरह ड्राई एयर, वेट एयर, ये वाले एमसीक्यूज आपने नहीं भूलने। बच्चों लास्ट पर एक दो बातें बस करते हैं साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से। आप लोगों ने बचपन में इंटेंसिटी ऑफ द साउंड का टॉपिक पढ़ा था, ये थोड़ा सा मैट्रिक वाली बातें हम करने लगे हैं क्योंकि ये आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड के बारे में आपने पढ़ा था। अच्छा इंटेंसिटी ऑफ द साउंड क्या थी, आप ये कहते थे कि साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है ऐसा ही है। और जब हम इसको कैलकुलेट करते थे तो ये वाट पर स्क्वायर मीटर इसका ऐसा यूनिट बनता था वगैरह वगैरह। और इस इंटेंसिटी को फिर आप लोगों ने लाउडनेस के साथ रिलेट करवाया था। इस इंटेंसिटी को किसके साथ रिलेट करवाया था, लाउडनेस के साथ। तो लाउडनेस ऑफ द साउंड क्या थी, इसकी डेफिनेशन तो आप पढ़ते थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, ठीक है जी। और ये जो वेबर फ्रेशनर लॉ के मुताबिक जो लाउडनेस होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी होती है, लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। और जब हम इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करते हैं, इक्वल कांस्टेंट लॉग आई, इस कांस्टेंट को हम के बोलते थे, एल इज इक्वल टू के लॉग आई, इसको हम वेबर फ्रेशनर लॉ बोलते थे। क्या बोलते थे, वेबर फ्रेशनर लॉ। और यहां पर हम इसी में फिर जब इंटेंसिटी लेवल की बात करते थे, साउंड इंटेंसिटी लेवल, तो हम उसका एक फार्मूला पढ़ते थे, साउंड इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नोड, और इसका जो यूनिट था आता था वो डेसीबेल आता था। और हम ये पढ़ते थे 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसीबेल। तो ये कुछ मैटर की बातें थी जो कि आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें जो ये आई था ये क्या थी, इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड, ये थी इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड। जबकि ये आई नोड क्या था, इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। और ये जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड होती है
बच्चों इसकी इंटेंसिटी को रेफरेंस इंटेंसिटी या जीरो बेल भी बोलते हैं, और ये 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर होती थी। और जो याद रखिएगा, जो यूनिट होते हैं लाउडनेस के, जो यूनिट होता है इसका जो यूनिट है बच्चों, वो आमतौर पे हम सोनी बोलते हैं। 1 सोनी इज इक्वल टू 40 dB एट 1000 हर्ट्ज। ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसको कैलकुलेट किया गया है, तो ये भी आपने ज़हन में रखना है, डेसिबल और सोनी। अच्छा, इसके अलावा आप पिच, क्वालिटी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, अकॉस्टिक्स वगैरह पढ़ते थे, वो आपने जस्ट अपनी बुक से, अगर आपका दिल करे तो आप उसको रीड आउट कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेगा तो कोई बात नहीं, खैर पहले कौन सा करता है आपका दिल पढ़ने को, है। अच्छा, इंशाल्लाह अब अपने हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसके अंदर हम बड़ी डिटेल में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, बीट्स, स्टेशनरी वेव्स और डॉपलर इफेक्ट को पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।